नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस क्लास में हम लोग एक चैप्टर देखेंगे जिसमें एटीट्यूड, बिहेवियर, रिलेशनशिप की बातें की जाती हैं। एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिलेशनशिप। ठीक है, एटीट्यूड, बिहेवियर, रिलेशनशिप, अभिवृत्ति और व्यवहार के बीच के क्या संबंध है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को ये पढ़ना है कि क्या अभिवृत्ति और व्यवहार के बीच में कोई प्रत्यक्ष सकारात्मक संबंध पाया जाता है, क्या ये जानना है। क्या अभिवृत्ति एवं व्यवहार के बीच कोई संबंध पाया जाता है। एक तो ये, अगर ऐसा नहीं है, इसके लिए कुछ स्टडी है, कुछ केस स्टडी है, हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, कुछ केसेस हम लोग देखेंगे। अगर ऐसा है, अभिवृत्ति और व्यवहार के बीच में कोई संबंध अगर नहीं पाया जाता है, तो फिर कैसे ठीक होगा, फिर नैतिकता हम कैसे ले आएं। जैसे किसी प्रशासनिक संगठन में अगर ये कहा जाता है कि वो वहाँ पर कर्मचारी, उनमें मोरल एटीट्यूड है, तो मोरल एटीट्यूड के अकॉर्डिंग वो व्यवहार कैसे करें, फिर ये अपने आप में एक प्रश्न हो जाता है, एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो इसमें सुधार के लिए हमें क्या करना चाहिए, सुधार के उपाय, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर को हम लोग पहले देखेंगे, है ना। देखिए भाई, एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच के रिलेशंस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एटीट्यूड के स्ट्रक्चर पे बात किया था। तो एटीट्यूड के 3 भाग हैं, आप जानते हैं। ठीक है, एक तो है इसका अफेक्टिव एस्पेक्ट्स, अफेक्टिव पार्ट है एक दूसरा है वो कॉग्निटिव पार्ट, संज्ञानात्मक भाग है, और तीसरा है बिहेवियर। ठीक है, ये 3 भाग इसके देखने को मिलते हैं। ये व्यवहार का जो संबंध है बिहेवियर का, वो तो एटीट्यूड में आपको दिख ही रहा है कि इसके 3 भाग में से एक है, लेकिन हमने आपको बताया था कि कोई जरूरी नहीं होता है। हो सकता है कि भावना हो, है ना, और विचारधारा भी हो, लेकिन वो ना हो, व्यवहार की स्थिति ना हो। जैसे कोई व्यक्ति धर्म के प्रति, मान लीजिए उसमें सकारात्मक भावना है, धार्मिक व्यक्ति है, ठीक है, और उसमें सोच है ये कि भाई धर्म का सहारा लेकर के मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन वो कभी मंदिर नहीं जाता है, या मुस्लिम है तो कभी कोई नमाज नहीं पढ़ता है। ऐसा हो सकता है कि बिहेवियर ना करे। तो एक तो सामान्य बात है कि एटीट्यूड के रहने से, है ना, बिहेवियर होगा, ऐसा पूर्णतः नहीं कह सकते। अब इसके लिए कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हुई हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो 2 स्टडीज़ है बेसिकली, वो अध्ययन क्या है उसको देखेंगे। एक 1930 के दशक में, 30s में एक अध्ययन हुआ है, और ये ला पियरे के द्वारा किया गया है। ठीक है, इन्होंने एक स्टडी किया है, और स्टडी क्या है, एक चीनी दंपत्ति पर यह अध्ययन किया गया है। एक चाइनीज कपल थे, है ना, इनको क्या किया गया, अमेरिका में भेजा गया, यूनाइटेड स्टेट्स के डिफरेंट होटल्स में भेजा गया। ऐसा है कि जो अमेरिकन होते हैं उनमें विशेष करके चीनी लोगों के प्रति बहुत सकारात्मक अभिवृत्ति नहीं पाया जाता है।
तो ये एक अप्रोच था कि चलो इसका स्टडी करके देखा जाए कि क्या वास्तव में अगर कोई अमेरिकी है और वो किसी चीनी नागरिक के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखता है तो क्या वो वाकई जो है ना, वो उसके प्रति वो मीन करता है, वो नकारात्मक व्यवहार करता है क्या। तो ऐसा किया गया कि चीनी दंपत्ति को अमेरिका के डिफरेंट डिफरेंट होटल्स में भेजे गए, होटल में, ठीक है, करीब 180-84 होटल्स में इन लोगों को भेजा गया, ठीक है। और इनको पहले ही से सिखाया गया कि आप जा करके थोड़ा खराब व्यवहार भी करना, जैसे कोई गमला उमला होगा तोड़ देना, बंदर के जैसा कुछ व्यवहार करना, कुछ ऐसा इनको सिखाया भी। क्या मतलब अप टू द मार्क, बहुत है ना, पॉलिश बिहेवियर मत करना, अब थोड़ा रफ बिहेवियर करना, ताकि देखते हैं कि क्या होता है। अब इनको किसी एक होटल में भेजा गया, ठीक है। तो होटल में क्या होता है कि भाई कोई भी आए, अगर वो एक बिजनेस है तो सबके प्रति एक जैसी भावनाएं वो लेकर के ही वो चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ था कि जब वापस आते थे जिस होटल से, तो ला पियरे वहाँ पे चिट्ठी भेजते थे और पूछते थे कि कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ, तो आपका क्या सोच है चीनी लोगों के प्रति। तो ला पियरे के द्वारा ये कहा जाता था कि ये बहुत ही बेकार होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं चीन के लोग, मतलब नकारात्मक एटीट्यूड का प्रदर्शन किया जाता था, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली फिर से दोबारा से अगर इस चीनी दंपत्ति को होटल भेजा जाता था तो इनका स्वागत वैसे ही होता था, पहले ही तरीके से। अर्थात अमेरिकन लोग जो हैं वो नकारात्मक एटीट्यूड रखते हुए भी नकारात्मक व्यवहार नहीं करते हैं, ये इनके फाइंडिंग से निकल कर के आता है। तो यहाँ से एक चीज़ मिली कि जो है अभिवृत्ति एवं व्यवहार के बीच प्रत्यक्ष सकारात्मक संबंध नहीं होता है ना। अभिवृत्ति और व्यवहार का कोई प्रत्यक्ष सकारात्मक संबंध नहीं होता है। तो ला पियरे के स्टडी से एक हमें ये बात सीखने को मिली। इतना ही नहीं, एक 1950 के दशक में एक और अध्ययन हुए अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स का एक और स्टडी है, और ये स्टडी 1950s का है, 50 के दशक का है ना, है ना। डिफलर एंड वेस्टाई के द्वारा ये स्टडी किया गया है। ये दो मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, और ये अध्ययन जो है ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच में हुआ। यूएस में क्या किया गया, एक फोटोग्राफी का प्रोग्राम बनाया गया। फोटोग्राफी होना था, राइट, फोटोग्राफी किया जाना था, और दो तरह के लोग, दो तरह का टीम यहाँ पर बनाया गया, एक ब्लैक का, एक वाइट का। देखिए अमेरिका में आप जानते हैं मॉब लिंचिंग और इतनी सारी चीज़ें आपको बताई हैं हमने इससे पहले। काले गोरे की बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती रही है ना। गोरा काला झगड़ा ये खूब रहा है, राइट। तो इसको ठीक करने के लिए या ये जानने के लिए कि क्या अगर जो गोरे लोग हैं वो वाइट लोगों के प्रति अगर वो निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, नकारात्मक अभिवृत्ति अगर रखते हैं, तो क्या उससे मेल खाता हुआ वो व्यवहार भी करते हैं या यूं ही सिर्फ एटीट्यूड ही वो कैरी कर रहे होते हैं। तो एक फ़ोटो खींचने का प्रोग्राम बनाया। इसमें ये रखा गया कि दो टीम होगा,
एक काले लोगों का, एक गोरे लोगों का। ये कॉलेज के स्टूडेंट थे। ठीक है, और इनको ये कहा गया कि इनमें जो टीम बनेगा एक ब्लैक वाइट का होगा। ठीक है, और ये जो जॉइंट दो लोगों का फोटो खींचा जाएगा, इसमें से एक मेल होंगे और एक फीमेल होंगे। मे बी ब्लैक मेल तो वाइट फीमेल, या अगर फीमेल अगर ब्लैक हैं तो वाइट मेल होंगे। ऐसा, चूंकि एक दूसरे के विपरीत लिंग के प्रति एक आकर्षण लोगों में देखने को मिलता है, इस बात को देखते हुए यहाँ पर एक फोटोग्राफी का प्रोग्राम शुरू किया गया। तो लोगों ने बहुत अच्छा लगा, फोटोग्राफी का प्रोग्राम चला। तो इसके पहले जो फाइंड आउट्स इन लोगों ने किए कि ये काले गोरे लोगों में जो गोरे लोग थे, खास करके जो वाइट थे, ठीक है, इसका भी एक दो टीम था, दो ग्रुप था। एक तो बड़े लिबरल थे एटीट्यूड के मामले में, विचारों के मामले में, और एक बड़े रिजिड लगे। जैसे कुछ ऐसे लोग थे कि नहीं, मैं काला गोरा नहीं मानता, सब ठीक है, सभी ह्यूमन बीइंग हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर इक्वल्स, है ना, वी ऑल हैव लिबर्टी टू एक्सप्रेस एनीथिंग। इस तरीके की बातें वो कर रहे थे। तो फोटो खिंचवा लिया। अब क्या कहा डेफलर एंड वेस्टाइन ने कि ऐसा है कि अब हम जो है, ये जो फोटो खींचा गया है, इसको हम एडवर्टाइज करेंगे नेशनली, ग्लोबली, इसको हम एडवर्टीजमेंट देंगे, नेशनल एडवर्टीजमेंट में आप लोग का फोटो जाएगा। तो ऐसे लोग जो बड़े लिबरल थे, जो ये कह रहे थे कि नहीं हम काला गोरा नहीं मानते हैं, इन्होंने काफ़ी इसका विरोध किया और कहा कि हाउ डेयर यू, आप कैसे ये काम कर सकते हो, आपने तो ये पहले बोला नहीं था, है ना। हम लोग के फोटोग्राफी के प्रोग्राम में इस बात को पहले से शामिल किया ही नहीं गया था कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, यानी आपने बिना बोले हुए ये कार्य करने का सोचा, ये गलत है, ये अच्छा नहीं है। इस तरह की बातें यहाँ पर शुरू हो गई। तो कहने का मतलब है कि जो एटीट्यूड है, जैसे जो लिबरल थे, इनमें काले लोगों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड पाया जाता था, लेकिन व्यवहार इन लोगों ने निगेटिव किया। अर्थात एटीट्यूड और बिहेवियर का कोई लेना देना नहीं होता है। फिर कुछ ऐसे लोग जो बहुत गुस्से में थे कि काले लोग जो होते हैं नालायक होते हैं, इनको मारपीट के ही ठीक किया जा सकता है। मतलब जिन लोगों में निगेटिव एटीट्यूड था, इन लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, विरोध नहीं किया। अर्थात एटीट्यूड का और व्यवहार का कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब जो काले लोगों के प्रति नकारात्मक भाव रखते थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि चलो जी कोई नहीं, आप लगा दो, आपका मन है ना, अगर आप नेशनल एडवर्टीजमेंट में यूज़ करते हो कोई बात नहीं। तो यानी उन्होंने बिहेव जो है वो पॉजिटिव किया। लेकिन जो लिबरल्स थे, जो काले गोरे एकता की बात कर रहे थे, इन लोगों ने बड़ा विरोध किया। यानी मनुष्य बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, बड़ा ही जटिल जीव है। मनुष्य का व्यवहार जो है वो, उसको देवता भी पूर्वानुमान नहीं कर सकते हैं। हम लोग बात करते भी हैं कि भाई दैवो न जानम। तो अपने आप में बिहेवियर इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, वी कांट एंटिसिपेट एनी इंडिविजुअल कि वो क्या करेगा। हम किसी भी व्यक्ति का पूर्वानुमान नहीं कर सकते हैं, उसके व्यवहार का पूर्णतः। ये इस दोनों ही अध्ययन से, यानी कि लापियरे के स्टडी से भी हमें यही सीखने को मिलता है, और ये डेफलर और वेस्टाई की स्टडी से भी यही सीखने को मिलता है। मैंने दोनों ही इस केस स्टडी को अपने नोट्स में डाल रखा है, और वो आपके ऐप पे चल रहा होगा। मैंने पहले ही नोट्स दिया है निर्मल जी को, और वो जब आप पढ़ोगे तो आपको इसके स्टडीज़ भी वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो मैं कुछ अन्य एग्जाम्पल आपको बताता हूँ जो अभिवृत्ति और बिहेवियर के बीच कोई प्रत्यक्ष सकारात्मक संबंध को नहीं दर्शाते। जैसे आप देखोगे कि वीआईपी क्षेत्र की बात करें, दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली में जो बहुत पॉलिश दिल्ली है ना, जो लैम्बोर्गिनी BMW की दिल्ली है, जहाँ पे स्पीक सॉफ्टली, है ना, इस तरह का एक टेम्परामेंट पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ड्राइविंग के एटीट्यूड पे बात करें, वहाँ पे लोग थोड़े से दूसरे को भी ध्यान देते हैं,
सभ्य होते हैं। किसी ने धक्का मार दिया तो वो भाग नहीं जाता है, वो अपना कार्ड लगा देता है कि भाई गलती हो गया, सॉरी लिखता है, और आपका जो भी खर्च आएगा वो मैं दे दूंगा। इस तरह की बात वहाँ पे लोग करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे भी यानी कि एक बहुत सभ्य समाज का कोई गाड़ी चला रहा है और बगल से कुछ मनचले अगर झूम से निकलते हैं हायाबुसा बाइक वाइक लेके, तो देखिए उनका ओरिजिनल बिहेवियर अंदर से निकल आएगा। हो सकता है कि गाली गलौज पर भी वो उतर जाएं और निकल जाएं, ठीक है। तो ऐसा होता है। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा गए हुए हैं और ऐसा कोई टैटू बना रहा है, कोई स्कॉर्पियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप भी बोल रहे हो कि हाँ तुम गुलाब का फूल बना लो, तो तुम ऐसा कर लो, कोई हाथी बनवा रहा है, इस तरह से। अब मशीन लेके आपके पास कोई आ जाएगा, हाँ आओ तुम्हारा भी बनाया जाएगा, तब असली में पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो सकता है कि आप विरोध करो। क्योंकि मनुष्य अच्छा लगे ग्रुप में इसलिए कुछ अच्छी अच्छी बातें करता रहता है। तो अच्छा बोलने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो वास्तव में ही कुछ अच्छा करना चाहता है ना। या कह रहा है कि टैटू तुम ये वाला ले लो वो वाला ले लो, तो टैटू को पसंद करेगा कोई, ऐसा कोई गारंटी नहीं। तो कहने का मतलब है ये बात स्पष्ट होती है, वो क्या कि अभिवृत्ति, हाँ, और व्यवहार, इसमें क्या है, हर बार प्रत्यक्ष सकारात्मक संबंध होगा। इसमें क्या है, हर बार प्रत्यक्ष सकारात्मक संबंध जो है होगा। इसकी गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी नहीं है ना। यानी इन दोनों के बीच पॉजिटिव एफर्मेटिव रिलेशन हर बार होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जबकि अभिवृत्ति में बिहेवियर होता है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, ठीक है। अब कैसे ठीक करें? अगर एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच अगर संबंध पॉजिटिव हम नहीं बनाएंगे तब तो कोई फायदा ही नहीं होगा। केस स्टडी कोई पूछा जा सकता है कि आप किसी संगठन में अधिकारी हैं जहां पर जो कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि नैतिक अभ्यास करना है, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें तो करते हैं लेकिन नैतिकता का अभ्यास नहीं हो पाता है, वो वास्तव में नैतिक व्यवहार नहीं करते हैं। तो नैतिक अभिवृत्ति के अनुरूप किस तरीके से कोई व्यवहार करे, ये कैसे सुनिश्चित होगा, इस बात का कैसे हम पता लगा सकते हैं, कैसे हम करेंगे। तो आइए इस पे देखते हैं कि अभिवृत्ति और व्यवहार के बीच संबंध कैसे बनाएं, सकारात्मक संबंध, तभी इसका फायदा होगा ना। अभिवृत्ति एवं व्यवहार के बीच सकारात्मक संबंध कैसे, है ना, कैसे होगा। तो एक सबसे पहले इसमें एक सिद्धांत है जिसको हम लोग यहाँ पर डालेंगे, जिस पर ध्यान देंगे, है ना। और ये है आइजैक अज़ेन एंड मार्टिन फिशबैन। ये दो इजराइल के साइकोलॉजिस्ट हैं, दो इजरायली साइकोलॉजिस्ट हैं, आइजैक अज़ेन एंड मार्टिन फिशबैन। इन लोगों ने एक थ्योरी दिया है।
ठीक है, आइजैक अज़ेन एंड मार्टिन फिशबैन। और ये जो सिद्धांत है ये है थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, प्लान्ड बिहेवियर, है ना, नियोजित व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। हमारा बिहेवियर बहुत ही प्लान्ड होना चाहिए, हमें इसके लिए नियोजन करना चाहिए, ठीक है, कि हम जो सोचते हैं उसके अनुरूप कार्य हो। इसमें क्या करना पड़ेगा उसको बताता हूं मैं कि इसमें क्या प्लानिंग का मतलब क्या है। देखिए, थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर या जिसको थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन कहते हैं, और थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन, ठीक है, मतलब हम कोई काम क्यों करते हैं, इसमें पॉइंट देखिए क्या है। हम कोई काम क्यों करते हैं, किसी काम को हम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण, स्पष्ट कारण हमारे पास होना चाहिए, तभी हम वो काम कर पाते हैं। अगर वो कारण हमारे पास नहीं है तो वो हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो ये सिद्धांत कहता है कि जैसी अगर एटीट्यूड है और ऐसा ही अगर हमें व्यवहार करना है उससे मेल खाता हुआ, तो हमें कुछ कारण ढूंढना पड़ेगा। जैसे आपको आईएएस बनना है, आईएएस बनना आपको अच्छा लगता है, आईएएस बनने के प्रति आप में पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप आईएएस को अच्छा मानते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं कभी माइंड मत करना आप लोग, कभी ऐसा होता है पढ़ाई करने का दिल करता है लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है, उतना हार्डशिप नहीं हो पा रहा है जितना आप करते हो या जितना सोचते हो, जितनी एटीट्यूड आप में है। या मैं अपनी बात करूं तो मेरे में क्या है कि हेल्थ ठीक रखें, खूब फिट रहें, इसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड पाया जाता है। लेकिन मैं आलसी हूँ, मैं अपना सो जाता हूँ हमें लगता है कि भाई सब ठीक ही ठाक तो है और अब क्या करना है, वैसे भी जो होना था अब हो गया, अब कुछ ज़्यादा कुछ होने का है नहीं तो ये जो ढुलबुल नीति है, इससे कैसे निकलें, एटीट्यूड से मेल खाता हुआ व्यवहार कैसे करें। तो सबसे पहला काम है वी हैव टू फाइंड आउट द रीज़न। जैसे आपको भी एक कारण ढूंढना है कि भाई आईएएस हम क्यों बने, और अगर सच में आप कारण ढूंढ लोगे तो आप बन जाओगे, ठीक है। कारण नहीं ढूंढ पा रहे हो तभी ये हो रहा है, कारण होना चाहिए, स्पष्टता से मैं बात ये बता रहा हूँ। तो ये कहता है कि कारण ढूंढना चाहिए हमें और उसका हल्ला कर देना चाहिए सबसे पहले। इसमें मैं आगे यहाँ पे जगह या यहीं पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में। किसी भी कार्य के लिए कारण, ठीक है, को ढूंढना और इसकी पूर्व घोषणा, पूर्व घोषणा ये कर देनी चाहिए। जैसे आप अगर सच में ढूंढ लेते हैं कि मुझे इसके बिना चैन ही नहीं आएगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, जितना ऑक्सीजन का जरूरत है उतना ही आईएएस बनने का मुझे जरूरत है, अगर आप ये ढूंढ लेते हो, ठीक है, तो आप एकदम बन जाओगे निश्चित रूप से। और पूर्व घोषणा, अभी इस क्लास के बाद जो वीडियो देखोगे इसको रख करके सबको फ़ोन करके, जितने परिचित लोग हैं सबको बता देना कि क्या है कि मैं आईएएस बनने वाला हूँ, सीरियसली। और जितने आलोचक हैं ना जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो सोच के बैठे हैं कि आप फेल करोगे, उन सबको तो ज़रूर बताना, ठीक है, कि मैं इस बार मेरी तैयारी अच्छी है और मुझे लगता है कि मैं बन जाऊँगा, ठीक है। तो आप जैसे ही ये घोषणा करोगे ना, वैसे ही क्रिटिक्स आपके पीछे लग जाएंगे। हाँ, क्या हुआ, एग्जाम कब है तुम्हारा, है ना, रिजल्ट कब आएगा, क्या, वो पीछे पड़ जाएंगे। अब वो आलोचना के डर से आप दौड़ने लगोगे आप पढ़ने लगोगे कि भाई कहीं ये इससे फिर नज़र मिलाने में दिक्कत ना हो, और वही लोग जो आलोचक हैं वही आपको पास करवा देंगे। हमारे केस में जो आलसी व्यक्ति है, जो एक्सरसाइज नहीं करता है, तो क्या करना चाहिए, पूर्व घोषणा करना चाहिए, खूब बताना चाहिए लोगों को कि मैं कल से जाऊँगा, कपड़े खरीद के लाना चाहिए, जूता दिखाना चाहिए लोगों को, देखो यही जूता है, यही शूज़ है जिसको पहन के मैं कल वॉक करने जाऊंगा, और कल जब सोया रहूंगा तो आलोचना झेलना पड़ेगा, घर के ही लोग बोलेंगे हाँ वो जूता कहाँ गया जब ये सब होगा तो बिहेवियर अपने आप होने
लगेगा। तो ये एक सिद्धांत है, ये कहता है कि मनुष्य के स्वभाव को बदलने के लिए एक ये तरीका है। तो ये एटीट्यूड और बिहेवियर को मैच करता है। तो हमें एक तो पहले इस पे काम करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1 है ना, इसको हम पहला पॉइंट दे देते हैं। तो एक तो ये सिद्धांत हुआ कि संबंध कैसे बनाए। दूसरा, हम लोगों ने अभिवृत्ति की विशिष्टताओं के बारे में बात किया है, और हम लोगों ने बात किया है कि इसमें केंद्रीयता होती है, सेंट्रलिटी होती है ना। तो केंद्रीयता पर बल देना चाहिए। अभिवृत्ति की केंद्रीयता अभिवृत्ति की केंद्रीयता पर बल देना चाहिए। ठीक है। और जो सबसे इन्फ्लुएंशियल सिम्टम है उस पे हमें काम करना चाहिए। ठीक है। अभिवृत्ति के संदर्भ में लगातार व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। ठीक है। अभिवृत्ति के प्रति लोगों में आकांक्षा अधिक बनी रहे, यह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। इतना ही नहीं, अभिवृत्ति के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग लोगों में आकांक्षा अधिक बनी रहे, यह महत्वपूर्ण है, ये भी देखा। उसके बाद अभिवृत्ति की गहनता पर भी बल देना चाहिए। अभिवृत्ति की गहनता पर भी बल देना चाहिए। ठीक है। तो इस पे भी हमें काम करना है। ठीक है। ये 5 पॉइंट्स जो आपको बताए, जिसमें एक हमने सिद्धांत बताया, थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन। ठीक है। या प्लान्ड एक्शन, वो हमें, या प्लान्ड बिहेवियर, उस पे काम करना चाहिए। उसके बाद सेंट्रलिटी पे ध्यान देना चाहिए, इंटेंसिटी पे ध्यान देना चाहिए, आकांक्षा बढ़े, अवेयरनेस रहे लगातार, इस पर बल देना चाहिए। अब ये कोई केस स्टडी में कैसे अप्लाई करेंगे, इस पर कोई केस अध्ययन आएगा। एक केस अध्ययन देखते हैं। हाँ, मैं बहुत ब्रीफ में पॉइंट्स लिखता हूँ, उतना लंबा लिखने का अभी समय नहीं है। मैं केस स्टडी के ना PDF लेकर के आपको डिस्कस करूँगा जो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। मैं सारे पॉइंट्स एक क्वेश्चन के ब्रीफ में लिखता हूँ। कोई एक मिस्टर X हैं, ये किसी संगठन में प्रमुख हैं, आप ऐसा मान लीजिए। कहानी यहाँ से शुरू होती है। दूसरा, इनके कार्यालय में जो लोग हैं या अधीनस्थ हैं, ठीक है, इनमें मोरल एटीट्यूड पाया जाता है। मोरल एटीट्यूड पाया जाता है ना, लेकिन व्यवहार नहीं करते। मतलब नैतिक व्यवहार नहीं करते। तो फिर क्वेश्चन ये है
कि भाई मिस्टर एक्स को क्या करना चाहिए। ठीक है, ये 150 शब्द में क्वेश्चन आएगा। इसमें मान लीजिए आपसे ही ये पूछा जाएगा कि यदि आप मिस्टर एक्स के स्थान पर होते और आपके संगठन में जितने सबऑर्डिनेट हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई नैतिकता का पालन करना जरूरी है, हमें ऐसा काम करना चाहिए, बट वो हो नहीं पा रहा है, करते नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप, कैसा करेंगे? तो यही काम करना है, हल्ला कर देना है। थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, इस पे जाएं। ठीक है, रीजनड एक्शन या प्लान्ड बिहेवियर पे जाना है। इसमें क्या करना है, पूर्व घोषणा करनी है। आप बताओगे कि हमारे संगठन में जो ऐसे कर्मचारी होंगे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप ज़्यादा लगते होंगे, उन्हीं को मैं भ्रष्टाचार दूर करने का एम्बेसडर बना दूंगा। जैसे एक टेबल लगा दीजिए, मान लीजिए कि कोई ABCD कोई है, वो गड़बड़ कर रहा है, तो उसको बोलिए कि तुम्हें भ्रष्टाचार को दूर करना है, और उसके सामने कैमरा लगा दीजिए, उसका सारा बिहेवियर जो है वो देखेगा। तो क्या हो गया, रेवोल्यूशन हो गया, पूर्व घोषणाएं हो गई, जो भी काम करेगा वो कैमरे के सामने करेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, गड़बड़ करता ही नहीं है ना। और उसको ना चाहते हुए भी अगर भ्रष्टाचार करने का मन करेगा भी तो नहीं कर पाएगा। उसके टेबल के सामने लोग आएंगे और रिश्वत देने का कोशिश करेंगे, हाथें फड़फड़ा रही होंगी लेने के लिए, लेकिन ले नहीं पाएंगे जो कैमरा सामने दिख रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। प्लस वी कैन मोटिवेट देम, हम उन्हें कह सकते हैं कि भाई आपने क्या कहा था बताइए, याद करिए, जन्म क्यों हुआ है आपका, आपने इतनी मोरल एटीट्यूड दिखाई है कि नैतिकता, सत्यनिष्ठा, इतना भाषण जो दिया है उसके बारे में सोचो। और लगातार जो है इस संदर्भ में हमें बात करना है कि जागरूक रहें, जो हमारी एटीट्यूड है अवेयर रहें, आकांक्षाएं बढ़ें, ये लगातार एटीट्यूड भी जो है वो बढ़ता रहे, इस पर हमें बल देना पड़ेगा। और फाइनली इसकी गहनता, इंटेंसिटी, बार बार ये बात बोलिए, कोई सेमिनार कर दीजिए, है ना, लगातार कोई, या कोई एक डेस्क बना दीजिए, एथिक्स रूम क्रिएट कर दीजिए, कार्यालय का नाम ही रख दीजिए एथिक्स, है ना। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो एथिक्स ये चारों बगल क्या है, दिमाग में घूमने लगेगा। फिर जो एटीट्यूड है ना, मोरल एटीट्यूड जो है, इसके अनुरूप उसको बिहेवियर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी केस स्टडीज डिस्कस करूंगा। मैंने आपको पहले भी क्लासेस में कहा है कि एक बार ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जितने 2019 से लेके 2013 से लेकर 19 के बीच में जितने क्वेश्चंस आए हैं, इन सब का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी हम करेंगे, ताकि पूरा कंप्लीट आपको तैयारी हो जाए। और ध्यान दीजिएगा, यूपी PCS में भी ये खूब आता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी इस पे सवाल पूछा गया है, तो आप इसको तैयार करेंगे, हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए साहब, अब ये जो टॉपिक आपने देखा, इसके बाद एक टॉपिक है और वो काफ़ी बड़ा सा है, और उसका नाम है सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव। सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव। इसमें कई चैप्टर हमें पढ़ने हैं, जैसे सोशल फैसिलिटेशन, सामाजिक सुकरीकरण, है ना, सोशल लोफिंग, LOAFING, है ना, सोशल लोफिंग, या इसको हम लोग कहते हैं सामाजिक श्रमावनयन, अपने श्रम को कम करना, फैसिलिटेशन एंड लोफिंग। और इसके बाद 3 और टॉपिक हैं, एक तो है कन्फॉर्मिटी,
कंफॉर्मिटी का मतलब अनुरूपता, ठीक है। दूसरा है कंप्लायंस, अनुपालन, अनुपालन, और आखिरी जो है वह है ओबेडियंस या आज्ञा पालन। ठीक है, तो इस तरीके से 5 चैप्टर इनबिल्ड हैं इसमें। सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव, ये सामाजिक प्रभाव कहाँ पे देखने को मिलता है? तो किसी न किसी ग्रुप में दिखेगा, किसी न किसी ग्रुप में या समूह में दिखेगा सामाजिक प्रभाव, है ना। और ये किस लिए होता है? तो एटीट्यूड को चेंज करने के लिए होता है, अभिवृत्ति को परिवर्तित करने के लिए होता है। ठीक है, तो अभिवृत्तिक परिवर्तन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे समूह क्या होता है, समूह का विकास कैसे होता है, समूह में समूह के विकास की जो प्रक्रिया है उसके चरण क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये दोनों एक दूसरे से थोड़े मेल खाते हुए हैं। ये जो सोशल इन्फ्लुएंस और सोशल फैसिलिटेशन है, इन दोनों को थोड़ा साथ में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी जो दोनों से मैच करके आएंगे, है ना, और केस स्टडी भी दोनों से मैच करके मिलेगा। ठीक है, और फाइनली उसके बाद कंफॉर्मिटी, कंप्लायंसेस एंड ओबीडियंस। ठीक है, इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर लगातार हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले चूंकि सामाजिक प्रभाव होगा कहाँ पर ये इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा, तो ये और कहीं नहीं मिलेगा, ये समूह में देखने को मिलेगा। तो हमें पहले जानना पड़ेगा कि ये समूह क्या होता है। समूह क्या होता है? व्हाट इज ग्रुप? ये क्या है? ठीक है, देखिए भाई, समूह में क्या क्या होगा। ठीक है, तो ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ कुछ चीज होगा ही होगा, है ना। क्या क्या होता है ग्रुप में? देखिए, समूह में या ग्रुप में क्या क्या होगा? समूह क्या एक व्यक्ति से मिलकर बनता है क्या? नहीं। तो इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। समूह के लिए ये जरूरी है, दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। ये सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि इनके अपने एक सामान्य लक्ष्य होने चाहिए, कॉमन गोल, सामान्य लक्ष्य होने चाहिए। बिना सामान्य लक्ष्य के ये चलाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए, 2 and more than 2 people, है ना। एंड कॉमन गोल या कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। एक समान रहेगा तभी हम लोग इकट्ठे रहेंगे, नहीं तो नहीं रह सकते हैं। ये जो समूह होता है इनमें आपस में इंटरैक्शन भी होना चाहिए, अंतःक्रिया। ठीक है, इंटरैक्शन इसमें होना बहुत जरूरी है, अंतःक्रिया का होना भी जरूरी है, अन्यथा ये ऐसे ही वैनिश्ड हो जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। नेक्स्ट, ये जो समूह है, इस समूह में कुछ बातें देखने को मिलती हैं। जैसे इसमें मिलने की बारंबारता होनी चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं साहचर्यता। साहचर्यता, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का होना जरूरी है, कॉमन गोल, ठीक है, और इंटरैक्शन
इंटरेक्शन, कॉमन गोल, टू और more than two individual, two or more than two individual, ठीक है, कॉमन गोल, इंटरेक्शन एंड साहचर्यता। समूह की अगर बात करें यहाँ पर, तो समूह में फाइनली जो है वो क्या होगा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसमें परस्पर लगाव, टुगेदरनेस, बिलोंगिंगनेस, कोहिसिवनेस होना चाहिए। तो ये इतना चीज है तो ये समूह बनेगा। अब कभी भी परिभाषा करनी हो तो इन्हीं आधारों पर हमें अपनी बात को कह देना चाहिए। समूह क्या है? जहाँ सामाजिक प्रभाव नजर आएगा, तो समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जिसमें अंतःक्रिया पाई जाती है, लगातार मिलने की प्रक्रिया या साहचर्यता पाई जाती है और उनके बीच में एक बेहतर तरीके का परस्पर लगाव या अपनापन, टुगेदरनेस या कोहिसिवनेस देखने को मिलता है। यहाँ से कुछ बच्चों क्वेश्चन रेज होगा, इस पे ध्यान देना जरूरी है कि ये जो परस्पर लगाव जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ना हो। ये अगर बहुत ज़्यादा होगा, कोहिसिवनेस अगर बहुत ज़्यादा होगा, तो इससे क्या है, मुश्किलें होंगी। यहाँ से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मैं बाद में बताऊँगा इसके बारे में। अगर ये बढ़ेगा, अगर ये ज़्यादा होगा ना, तो एक नकारात्मक चीज़ शुरू होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप थिंक या समूह चिंतन। समूह चिंतन, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो कोहिसिवनेस की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान देने का ज़रूरत है, ठीक है। तो दो या अधिक व्यक्तियों का ऐसा जिसमें एक सामान्य लक्ष्य के लिए, एक सामान्य लक्ष्य के लिए अंतःक्रिया, अंतःक्रिया पाई जाती है और इसके सदस्यों में मिलने की बारंबारता, बारंबारता बारंबारता पाई जाती है, जिससे परस्पर लगाव एवं अपनापन बढ़ता है। परस्पर लगाव एवं अपनापन बढ़ता है, ठीक है। तो ये बेसिकली, ठीक है, समूह की परिभाषा है। तो इसमें एक पॉइंट हम लोगों ने देखा बच्चों कि कोहिसिवनेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोहिसिवनेस ठीक है,
अच्छा होता है, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा कोहेसिव प्रैक्टिसेस होने से इसमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, अब ये जो समूह जो है ये कितने प्रकार का होता है, समूह के प्रकार ये हमें जानना है। समूह के प्रकार, तो कई आधार हैं इसको देखने के। ठीक है, जैसे पहले आधार पे अगर बात करें तो ये औपचारिक भी होता है, औपचारिक एवं अनौपचारिक। ठीक है, इसको कहते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। ठीक है, फॉर्मल ग्रुप जो है ये क्या है अभी देखेंगे वन बाय वन। दूसरा है हम लोग कहते हैं इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप है ना, यानी अंतर जात समूह एंड आउट ग्रुप। आउट ग्रुप ये क्या है, बहिर्जात समूह। एक आधार पर फॉर्मल इनफॉर्मल हम देखते हैं, दूसरे आधार पर हम इन ग्रुप और आउट ग्रुप देखते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप मतलब प्राथमिक ग्रुप, प्राथमिक समूह एवं सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप का मतलब है द्वितीयक समूह। ठीक है, तो ये कुछ ग्रुप जो है हमें तीन तरह का दिखाई देता है। ठीक है, तो इन ग्रुप, आउट ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, है ना। तीन आधार पर हम देख सकते हैं, एक एक करके अभी हम बात उस पर करना शुरू करेंगे। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है देखिए। फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल वो है या औपचारिक वो है जो रूल्स रेगुलेशन से बना हो। जैसे ये नियोजन की पद्धति के आधार पर बना है, ये जानबूझकर बनाया गया है। ठीक है, जैसे नियोजन की पद्धति मतलब सोच समझकर बना है, जानबूझकर मतलब डेलिबरेट तरीके से ये काम करता है। ये कोई किसी हंसी खेल के लिए संगठन या समूह नहीं बनाया गया होगा, जानबूझकर बनाया गया, आर्टिफिशियल होगा, कृत्रिम होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए टाटा का कोई कंपनी या सरकार का कोई संगठन, वो भी तो एक समूह है, तो हंसी खेल के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं बना है, कृत्रिम रूप से जानबूझकर नियोजन की पद्धति के आधार पर बनाया गया है। और इस संगठन का जो संचालन है, इसका ऑपरेशन जो है वो नियम विनियम के आधार पर होगा या रूल्स रेगुलेशन, नियम विनियम के आधार पर किया जाएगा। इसे फॉर्मल ग्रुप कहते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप ऐसे होते हैं जो अचानक बनेंगे, अचानक, स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड ग्रुप, है ना, जो सोच विचार के नहीं बना हो, प्लान करके नहीं हुआ हो, कोई लक्ष्य के लिए नहीं हुआ हो, बस चार लोग मिले, अच्छा लगा, आपस में भावनात्मक संबंध जुड़े और अचानक ये डेवलप हो गया। दूसरा, उसके बाद अचानक बनने के बाद ये जो इनफॉर्मल ग्रुप है,
इसमें से क्या है, इसका संचालन क्या है, भावना के आधार पर होगा, परस्पर लगाव के आधार पर इसका संचालन किया जाएगा। ठीक है, और ये कृत्रिम नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, नेचुरल होगा, प्राकृतिक रूप से बना है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं, तो उनके जो औपचारिक संबंध हैं या फॉर्मल जो है कंपनी में एज ए एम्प्लॉय जब वो काम कर रहे होते हैं तो किसी न किसी रूल्स रेगुलेशन से गाइडेड होते हैं। ठीक है, कैसे बिहेव करना है, किस तरीके से बातचीत करना है, ये पहले से ही स्पष्ट होता है ना। ये सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे। लेकिन अगर ब्रेक हो गया या कोई लंच का ब्रेक हुआ है तो आपस में मिलके वो भोजन करने लगते हैं, खाना खाते हैं, हैं, एक दूसरे से घुलते मिलते हैं, काम करते हैं, तो ये कैसा हो गया, ये फाइनली इनफॉर्मल नेचर का हो गया और ये स्पॉन्टेनियसली ये बनता है। ठीक है, इमोशंस को ये कैरी करते हैं, परस्पर लगाव या बहुत ही नेचुरल तरीके का ये ऑर्गेनाइजेशंस अपना बन करके कार्य करता है। ये तमाम बातें हमें देखने को मिलती हैं और किसी समूह में ये डिफरेंस होता है। अब अगर आप देखेंगे कि सोशल इन्फ्लुएंस कहाँ होगा, सामाजिक प्रभाव कहाँ ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे चूंकि रूल्स रेगुलेशन से बहुत होगा, बहुत डिजाइंड है, तो सोशल इन्फ्लुएंस यहाँ पर इतना नहीं होगा। एटीट्यूड का कमाल वहाँ दिखेगा, एटीट्यूड का प्रभाव कम होगा उसकी तुलना में, है ना। यहाँ पर एटीट्यूड का प्रभाव या सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव, ये क्या होगा, ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस ग्रुप में दो अलग अलग सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो हमने अभी एक देख लिया, ये फॉर्मल इनफॉर्मल, दूसरा इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। ये क्या है, इसको आइए देखते हैं। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। ठीक है, इन ग्रुप का मतलब ये हुआ जो हमारी भावना से मेल खाता है, जिसमें एक जैसा साझा समझ हो, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग हो, साझा समझ किसी काम को लेकर के, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेयर्ड पर्पस, आपस में, है ना, तालमेल अधिक हो, तो हम लोग कहेंगे कि इन ग्रुप है ना। इनमें कोऑर्डिनेशन की मात्रा हो, समन्वय, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इनमें कायदे से ये इन ग्रुप है। आउट ग्रुप मतलब हमारे विचार से अलग हो, यहाँ पर क्या है, मतभेद हो, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, साझा समझ ना हो, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ना हो, साझा समझ किसी काम को करने का ना हो, अलग अलग समझ हो, है ना, या अवबोधन। अवबोधन का मतलब होता है परसेप्शन, अवबोधन का अलगाव पाया जाता हो, और कॉन्फ्लिक्ट हो, कोऑर्डिनेशन नहीं हो, नॉन कोऑपरेशन या गैर सहयोगात्मक स्थिति पाई जाती हो। यहाँ पर क्या है, गैर सहयोग जैसी स्थिति पाई जाती हो, तो उसे कहेंगे आउट ग्रुप। तो अब सोशल इन्फ्लुएंस कहाँ होगा ज़्यादा, ज़्यादा कहाँ होगा, तो यहाँ सामाजिक प्रभाव या सोशल इन्फ्लुएंस की मात्रा अधिक यहाँ पर हो गई। ठीक है, आउट ग्रुप में यहाँ
यहाँ सोशल इन्फ्लुएंस की मात्रा अधिक नहीं होगी। ठीक है, ये दोनों के बीच में अंतर है, इस तरीके से हमें यहाँ भी देखना है। तो हमने क्या क्या देख लिया, इन ग्रुप आउट ग्रुप देखा, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप, ये भी देख लेते हैं। ग्रुप का एक डिवीजन प्राइमरी और सेकेंडरी के नाम से होगा। प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, है ना। तो प्राइमरी ग्रुप में क्या करना होगा, ऐसा समूह जहां पे हमारा कोई मतलब हमने कुछ सोच करके नहीं किया हो, जैसे अंतरजात हो या बाई बर्थ हो, इसका कहने का मतलब जन्म से ही हो, जन्मजात हो। जैसे मान लेते हैं इन ग्रुप का एग्जाम्पल देखें तो परिवार, फैमिली, ये सोच करके तो नहीं आए, कोई प्लानिंग तो नहीं है किसी परिवार में जाना है, नहीं तो हम अंबानी के परिवार में लोग जाते, है ना। तो जो ऐसे ही आए हैं, नेचुरल हो, प्रकृति प्रदत्त समूह बनाया गया, इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रुप। और फिर जो हम चूज करते हैं, सेकेंडरी कहेंगे जिसका हम चयन करते हैं। जैसे एक व्यक्ति परिवार में है तो प्राइमरी ग्रुप है, लेकिन सुबह में उठ के योगा करने जाता है, तो उस योग करने वाले समूह का वो सदस्य हो गया, सेकेंडरी ग्रुप है। उसकी कुछ राजनीतिक धारणाएं हैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन करता है, तो वो सेकेंडरी ग्रुप कहलाएगा, है ना। जो चयन करेगा, जो उसके भौतिक लक्ष्य के लिए आवश्यक होते हैं, जो प्रकृति प्रदत्त नहीं है, जो स्वयं व्यक्ति द्वारा विकसित और संचालित है। ठीक है, ये सारी बातें हम यहाँ देखते हैं। तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी ग्रुप हो गया। ये सेकेंडरी ग्रुप क्या कहलाता है, जैसे कोई मित्र मंडली हो सकती है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई राजनीतिक दल हो सकता है, राजनीतिक दल, ठीक है, कोई क्लब हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी हम अपने भौतिक लक्ष्य के लिए कोई बनाते हैं, स्वयं उसको विकसित करते हैं, वो सभी क्या कहलाता है, सेकेंडरी ग्रुप। सबसे ज़्यादा सामाजिक प्रभाव कहाँ होगा, तो इन ग्रुप में होगा। परिवार में जैसे हमारे माता पिता होते हैं जो सोचते हैं, उनका इम्पैक्ट बहुत होता है। तो यहाँ पे क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। सोशल इन्फ्लुएंस की मात्रा अधिक कहाँ होगी, प्राइमरी ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या है ग्रुप और ग्रुप के प्रकार क्या होते हैं, जिसमें 3 प्रकार हम लोगों ने देखा और उस पर चर्चा किया। अभी हम लोग देखेंगे कि ग्रुप डायनेमिक्स कैसे होता है, ग्रुप को हम लोग क्यों बनाते हैं, समूह किस तरीके से, है ना, उनका ग्रोथ का स्टेज क्या है, स्टेज 1, स्टेज 2, इसमें एक फॉस्टोपा मॉडल है। इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर अगले क्लास में इससे आगे देखते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।